गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज सत्ता की साझेदारी भाग 3। इसके पहले हम लोग देखें कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका ने सत्ता का विभाजन किया और लंबे वर्षों से ये मान्यता रहा है कि अगर सरकार की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो या किसी खास जगह पर निवास करने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में हो तो इससे क्या होता है, निर्णय करने में मुश्किल नहीं होता, आसानी से कोई भी कानून पास हो जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है। अतः इस बात को सिद्ध करते हुए बेल्जियम ने अपने देशों में सत्ता के बंटवारा करके ये सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र में सारे समूह के लोगों के बीच में राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे सत्ता के विभिन्न रूप हो सकते हैं, सत्ता बंटवारा के कितने रूप हो सकते हैं उसको देखेंगे। तो इसके पहले दो तर्क आते हैं हम लोग के सामने इस चैप्टर में। दो तर्क। पहला तर्क है युक्ति फर्क। ये युक्ति फर्क कहते हैं कि लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए अगर कोई निर्णय लिया जाता है सावधानी पूर्वक तो उसे कहते हैं युक्ति फर्क। युक्ति फर्क तर्क या समझदारी का लाभकर परिणामों पर बल देता है। यह लाभकर परिणामों पर बल देता है। इससे क्या होता है, सामाजिक समुदाय में टकराव की शंका कम होती है, टकराव कम होता है। दूसरे का राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, देश में अखंडता बनी रहती है, एकता अखंडता स्थापित होती है। और अगर दूसरा देखें हम लोग तो ये जो युक्तिपरक तर्क है ये कौन देश अपनाया है, ये अपनाया है श्रीलंका। लेकिन अगर नैतिक तर्क देखेंगे तो नैतिक तर्क में कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता के विभाजन को अंतर्भूत महत्व देते हुए सारे जनता के बीच में भागीदारी यानी शक्ति का बंटवारा करना ये नैतिक तर्क होता है। लोकतंत्र में आत्मा जो बोलते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की विभाजन, तो उस बात को ध्यान रखते हुए नैतिक तर्क दिया गया है कि इसमें उसको अक्षुण्ण बना रहे, यानी सत्ता के साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है और इस आत्मा को अमर करने के लिए अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है। यानी सत्ता का साझेदारी करना ये कौन कारण है, नैतिक कारण है। अब देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप, इसके कुछ उदाहरण है सामने, विशेषकर हम लोग 4 रूप को देखेंगे। तो पहला है क्षैतिज वितरण। जब एक ही स्तर के सरकार में अगर शक्ति को बांट दिया जाता है और एक ही स्तर पर रहकर सरकार के जो विभिन्न अंग हैं कार्य करते हैं तो उसे बोला जाता है क्षैतिज वितरण। इसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्षैतिज वितरण। ऐसे एक ही स्तर में रखकर ये कार्य करते हैं, ना कोई ऊंचा कोई न नीचा, न कोई अधिक न कम, एक लिमिट में रहकर जब कार्य करते हैं तो इसको बोला जाता है क्षैतिज वितरण। अगर इसको परिभाषा देना हो तो यही देंगे कि सत्ता का बंटवारा जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में कर दी जाती है और ये विभिन्न अंग अपने अपने स्थान पर रखकर एक ही स्तर पर रखकर अगर उस पावर का शक्ति का उपयोग करते हैं तो ये क्षैतिज वितरण कहलाता है। अब ये सरकार के 3 अंग हैं, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं तो अभी जानेंगे। ये सरकार के 3 अंग, पहला है विधायिका। विधायिका का क्या काम है, कानून बनाना। दूसरा क्या है, कार्यपालिका। इसका काम है ये कानून बनाएगा और ये क्या करेगा, लागू करेगा। ये कानून बनाएगा, ये लागू करेगा। न्यायपालिका न्याय करता है। लेकिन हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि ये जो है कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका। लेकिन देखिए यहाँ
पावर का उपयोग देखिए, नहीं नियुक्ति ये करता है, लेकिन ये न्यायपालिका इन दोनों अंगों पर निरंकुश बनाए रखता है, मैंने अंकुश अपना रखता है, नियंत्रण बनाए रखता है। कार्यपालिका और विधायिका पर न्यायपालिका क्या करता है, अंकुश बनाए रखता है, नियंत्रण बनाए रखता है। तो ये क्षैतिज वितरण। अब दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें क्या होता है कि अगर सत्ता की बंटवारा एक या एक से अधिक स्तर के सरकारों के बीच में कर दी जाती है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। इसे क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसमें कौन कौन आएंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। और तीसरा रहेगा स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन। तो ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत एक केंद्र सरकार होगी जो पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए कार्य करेगी। दूसरा प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार जो अपने क्षेत्र के लिए कार्य करेगी। और तीसरा जो है स्थानीय सरकार। ये स्थानीय सरकार के भी दो रूप हैं, पंचायती व्यवस्था, ये ग्रामीण स्तर पर कार्य करेगी, और ये नगर पालिका या नगर निगम, ये शहरी स्तर पर कार्य करेगी। अब देखना है कि केंद्र सरकार क्या करती है, प्रांत सरकार को आदेश, प्रांतीय सरकार को आदेश देती है? नहीं। हाँ, भारतीय संविधान में या कोई भी लोकतांत्रिक संविधान में अगर शक्ति का बंटवारा सरकार के भिन्न स्तरों में की जाती है तो वो निर्धारित रहता है, संविधान में लिखा हुआ रहता है कि किस शक्ति का प्रयोग कौन सी सरकार करेगी। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्ति का प्रयोग हुआ है उसे बोला जाता है सूची, उसे बोला जाता है सूची। और ये जो सूची है, लिस्ट है, उसमें केंद्र सरकार अगर कार्य करती है तो ये 100 विषय पर कार्य करती है। तो संघ सूची आया, केंद्र सरकार की संघ सूची, इसमें 100 विषय पे कार्य करती है। अब रहा राज्य सूची, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची। तो राज्य सूची पे जो सरकारें कार्य करती है वो कितने विषय पर कार्य करती है, 61 विषय पे कार्य करती है, 61। अब इसके अंतर्गत जो स्थानीय सरकार हैं, जो राज्य इन लोग को शक्ति देती है, प्रदान करती है, तो पंचायती व्यवस्था जो है 29 विषय को अपना कर रखा है। और नगर पालिका जो है, इसके पास जो पावर है, कितने विषय पर कार्य कर सकती है, तो ये 18 विषय हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच में अगर शक्ति की बंटवारा की जाती है तो उसे बोला जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। अब जो तीसरा आता है, ये विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच वितरण होता है। तीसरा में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच वितरण, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर देश में, भारत में भी अनेक समूह के लोग, अनेक समुदाय के लोग यहाँ भी निवास करते हैं, रहते हैं, जाति, धर्म, बहुत सारे भाषाई पे आधार। तो ऐसे सामाजिक समूहों के बीच में अगर सत्ता की बंटवारा की जाती है, पावर को बांटा जाता है, शक्ति को बांटा जाता है, तो उसे बोलते हैं विभिन्न सामाजिक समूह के बीच वितरण। तो इसमें एक अच्छा सा उदाहरण है बेल्जियम। बेल्जियम क्या भाषाई आधार पर दोनों भाषा के लोगों के बीच में सत्ता की बंटवारा कर दी, जो एक मॉडल रूप लिया, पूरे यूरोप नहीं पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। तो उसी तरह से हमारे भारत में भी होता है, जो मान लीजिए दलित हैं या अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए भी लोकसभा, विधानसभा या अल्पसंख्यक महिला, इनके लिए भी सीटें सारे जगह आरक्षित हैं। और उन सीट का उपयोग सारे जो पिछड़े हुए या विभिन्न समूह के लोग हैं सब करेंगे। इससे क्या होता है, देश में सामाजिक जो टकराव होता है कम होता है। आप जैसा कि जानते हैं कि सामाजिक टकराव धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक को नष्ट कर देंगे, विनाश कर देंगे, या जो भी हानि होगी अल्पसंख्यक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुसंख्यक भी अगर टकराव करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उनका भी हानि होता है। तो ये हानि से बचने के लिए, सामाजिक
टकराव की आशंका से बचने के लिए विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में ये बंटवारा किया जाता है। ये तीसरा। चौथा क्या है? चुनाव का विकल्प। चुनाव का विकल्प क्या कहता है कि किसी राज्य में क्या होता है कि एक ही राजनीतिक पार्टी होते हैं। अब उदाहरण के लिए 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे सिविक्स में, उसमें क्या कहता है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरा कोई पार्टी की राजनीतिक पार्टी का गठन हो ही नहीं सकता। अगर आपको उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना है तो फिर वही कम्युनिस्ट पार्टी से आप आदेश लीजिए, अनुमति लीजिए, तब उम्मीदवार के रूप में उठिए। तो ये क्या हुआ? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमारे पास एक ही पार्टी ऑप्शन है, हमको अगर देना भी है तो बस उसी पार्टी को देना है। लेकिन ये चुनाव का जो विकल्प है वो हम लोग के खासकर भारत देश में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसा कि जानते हैं हम लोग, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारे पार्टी है। तो इस पार्टी में क्या है, मान लीजिए एक पार्टी के कोई नेता, उदाहरण के लिए भी भाजपा की सरकार है, अगर ये सरकार अच्छी काम नहीं करे तो क्या करेंगे हम लोग? अगले चुनाव में फिर ऑप्शन, विकल्प ढूंढेंगे कि हम किसको यहाँ जीत हासिल करें, विजय हासिल करें, किनकी विजय हो, किनकी जीत हासिल हो। तो ये ऑप्शन है चुनाव का ऑप्शन। तो यहाँ क्या होता है? दबाव समूह, हम लोग पढ़े हैं दबाव समूह। दबाव समूह का जो उद्देश्य होता है, बहुत सारे संघ बनते हैं दबाव समूह, इनका उद्देश्य होता है सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर निगरानी रखना। और ये जो चुनावी विकल्प है, मान लीजिए किसी एक पार्टी के नेता बनते हैं तो जो दूसरे पार्टी हुए वो विपक्षी की भूमिका निभाते हैं। और राजनीति में विपक्ष का जो भूमिका होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विपक्ष ही सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का वो कार्य करते हैं, चाहे अच्छाई हो बुराई हो, पूरा कोशिश करते हैं कि कैसे पहुंचाए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार की हर एक कार्य पे वो अपनी नज़र को गड़ाए रखते हैं कि थोड़ी चूक करे इस पार्टी के नेता, अगर चूक करा तो जनता के सामने इस बात को हम लोग लाएंगे और अगले चुनाव में इस सत्ता को हम लोग धारण करेंगे। ये विकल्प है। दूसरा क्या, आप लोग मान लीजिए ये चुनाव हुआ, अब 5 पार्टी के लोग हैं और 500 सीट है, 500 सीट है, 5 पार्टी के लोग हैं। अब उसमें से कोई एक पार्टी, क्योंकि जीतने के लिए इनको कितना चाहिए, 551 चाहिए, विजय होगा अगर किसी पार्टी को 551 होगा तो वो सरकार के गठन कर सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि 500 में 5 पार्टी है राजनीतिक पार्टी और कोई भी पार्टी नहीं 251 लाए और सब लाते हैं 100 ऐसे करके, 100 अगर सीटें लाते हैं 100 सीटें, तो क्या करेंगे कि 3 पार्टी एक तरफ हो जाएंगे और कितना हो जाएगा, 300 सीट हो जाएगी। अब ये 300 सीट मिलाकर क्या करेंगे, गठबंधन सरकार बनाएंगे। यानी ये मिल गया, बचे 200 जहां है वो सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ये जो चुनावी विकल्प है ये लोकतंत्र को और क्या करता है, सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, सफल बनाता है। और खासकर भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये सबसे सफल व्यवस्था है, क्योंकि इसमें न एक स्तर की सरकार कार्य करती है बल्कि विभिन्न स्तर की सरकार करती है और सारे सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा संविधान द्वारा किया जाता है। किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं, न केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार को, राज्य सरकार को आदेश भी नहीं दे सकती, सुझाव दे सकती है। स्थानीय सरकार, मान लीजिए स्थानीय प्रॉब्लम है, हम लोग की समस्या है, आसपास के क्षेत्र में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गंदगी है, तो ये डायरेक्ट यहाँ के जो सरकार रहेंगे, जो स्थानीय लोगों को ज़्यादा समझेंगे और उस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर ये समझे कि राज्य सरकार पूरे झारखंड राज्य की व्यवस्था को देख ले तो उतना संभव नहीं है, इसलिए ये स्थानीय सरकार पे भी जोर डाला गया है। पंचायती व्यवस्था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का सपना रहा कि पंचायती व्यवस्था, प्राचीन काल से ये व्यवस्था चला आ रहा है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बेचारे गांधी जी नहीं रहे, तो इन्हीं के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1965 को प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, ये राजस्थान के
नागौर जिले में पंचायती व्यवस्था के शुरुआत किए थे। अब इसमें हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इस जितना चीज को बताया गया इस चैप्टर में, सत्ता का विभाजन, ये बताया गया कि अगर प्रत्येक जनता राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से अगर सहभागी होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो निश्चित रूप से उस देश का विकास होगा। और सरकार द्वारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जाएगा, कोई भी ऐसा अहम निर्णय नहीं लिया जाएगा जो जनता के हित में नहीं हो। और ये श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण के माध्यम से हम सबको बताया गया कि एक लोकतांत्रिक सरकार में कैसे बंटवारा किया जाए कि देश में किसी प्रकार के संघर्ष भी न हो और एक सफल लोकतांत्रिक सिद्ध हो। इसमें बेल्जियम एक मॉडल प्रस्तुत करके पूरे विश्व में अपना स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद।